क्या अगस्त के महीने में रूस के 30,000 सैनिकों को यूक्रेन मार देगा? यूक्रेन लगातार रूस के ठिकानों पर हमला कर रहा है। यूक्रेन ने रूस के लेनिनग्राद पर हमला किया, मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की प्लान बना रहे हैं कि वो रूस को ड्रोन अटैक से तबाह करेंगे और तैयारी पूरी भी हो चुकी है। यूक्रेन के प्लान लेनिनग्राद का सच। रूस यूक्रेन जंग को 4.5 साल से ज्यादा वक्त हो गया है, लेकिन रूस रुकने को तैयार नहीं है और न ही यूक्रेन झुकने को तैयार है। दोनों तरफ से मिसाइल और ड्रोन से प्रहार हो रहा है। यूक्रेन रुकने का नाम नहीं ले रहा। यूक्रेन ने रूस के सामरिक ठिकानों और औद्योगिक ठिकानों पर हमला किया है। यूक्रेन ने रूस के समारा शहर पर FP5 फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल से अटैक किया है। समारा शहर में रूस का RKC प्रोग्रेस रॉकेट प्लांट है। यूक्रेन का यहां हमले करने का मकसद रूस के हथियार भंडार और प्लांट को नुकसान पहुंचाना था। FP5 फ्लेमिंगो मिसाइल को रात के वक्त समारा क्षेत्र की ओर लॉन्च किया गया था, जिसके बाद वहां तेज धमाके सुने गए। यह प्लांट रूस का मुख्य अंतरिक्ष और रॉकेट निर्माण केंद्र है, जहां सोयूज 2 लॉन्च वाहनों और सैन्य उपग्रहों का उत्पादन होता है। कीव दहला फ्लेमिंगो एक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है। FP5 फ्लेमिंगो की अधिकतम मार्ग क्षमता 3000 किलोमीटर तक बताई जाती है। ये इसे यूक्रेन के हथियारों के जखीरे में सबसे लंबी दूरी की मिसाइल बनाती है, जो लगभग 1150 किलोग्राम वजनी वॉरहेड को ले जाने में सक्षम है और रूस सीमा के भीतर सटीक हमला कर सकती है। ये लगभग 850 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। तेज रफ्तार पर निर्भर रहने की बजाय इसे काफी कम ऊंचाई पर उड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे रडार की पकड़ में आना मुश्किल हो जाता है। साथ ही दुश्मन के एयर डिफेंस नेटवर्क को भेदने की संभावना भी बढ़ जाती है। यूक्रेन रुकने का नाम नहीं ले रहा। वो लगातार रूस पर हमला कर रहा है और रूस को धमका भी रहा है। यूक्रेन की मंशा है कि वो किसी भी तरह रूस के सैनिकों को मौत के घाट उतार सके। लिहाजा 14 अगस्त को यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस को चेतावनी दी और यूक्रेन के सैनिकों का हौसला बढ़ाने की कोशिश की। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि वो अगस्त महीने में
कम से कम 30,000 रूसी सैनिकों को जंग में खत्म कर देंगे। ज़ेलेंस्की ने यह लक्ष्य रूस की सेना को कमजोर करने के लिए रखा है। यूक्रेन की सेना रूस के खिलाफ मोर्चाबंदी करने में जुट गई है। स्लोवियांस्क और कोस्तियांतिनिवका के मोर्चों पर अपनी स्थिति मजबूत कर रही है, क्योंकि ये दोनों यूक्रेन के डोनेट्स्क क्षेत्र में स्थित दो बेहद महत्वपूर्ण और रणनीतिक शहर हैं, जो वर्तमान में रूस यूक्रेन युद्ध के प्रमुख केंद्र बने हुए हैं। विश्लेषक कोस्तियांतिनिवका को यूक्रेनी रक्षा की रीढ़ मानते हैं, क्योंकि ये इस रक्षात्मक क्षेत्र का दक्षिणी छोर है। इन शहरों पर नियंत्रण हासिल करना रूस के लिए डोनेट्स्क क्षेत्र को बाकी हिस्सों पर कब्जा करने का मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है। लिहाजा अब यूक्रेन इन क्षेत्रों में रूसी सैनिकों की कब्र खोदना चाहता है और इसके लिए ड्रोन से हमला करने का प्लान है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के अनुसार यूक्रेन अब एक बेहद तकनीकी रक्षात्मक रणनीति पर काम कर रहा है। रूसी सेना को पीछे धकेलने और उसे भारी नुकसान पहुंचाने के लिए मुख्य रूप से ड्रोन और एडवांस्ड सैन्य तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। रूस के खिलाफ यूक्रेन FP1 और FP2 ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। फायर पॉइंट की तरफ से बनाए गए लंबी दूरी के स्ट्राइक ड्रोन रूस के भीतर गहरे ठिकानों पर हमला करने में इस्तेमाल हो रहे हैं। एरोप्रैक्ट A-22 फॉक्सबैट ड्रोन का भी इस्तेमाल रूस पर हमला करने के लिए किया जा रहा है। इस हल्के विमान को ड्रोन में तब्दील कर रूस के अंदर टाटरस्टन जैसे दूरस्थ इलाकों में ठिकानों पर हमला किया गया है। मैगुरा नेवल ड्रोन का इस्तेमाल यूक्रेन काले सागर में रूस की सैन्य संपत्ति और एयर डिफेंस सिस्टम के खिलाफ कर रहा है। AI और फाइबर ऑप्टिक ड्रोन का भी इस्तेमाल यूक्रेन कर रहा है। ये बिना ऑपरेटर के सीधे लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं और तबाही मचाने में सक्षम है। रूस और यूक्रेन जंग में ड्रोन का इस्तेमाल जिस तरह से हुआ है, उससे पूरी दुनिया में ड्रोन पावर की चर्चा तेज हो गई है और रूस के खिलाफ यूक्रेन भी ड्रोन का चक्रव्यूह रच रहा है, जिससे रूस की सेना को तबाह और बर्बाद किया जा सके। लेनिनग्राद पर यूक्रेन का ड्रोन हमला। यूक्रेन ने 14 अगस्त को रूस के लेनिनग्राद ओब्लास्ट में स्थित उस्त-लुगा बंदरगाह पर एक बड़ा ड्रोन हमला किया, जिसके कारण वहां के एक प्रमुख गैस संयंत्र में भीषण आग लग गई। यूक्रेन का ये हमला रणनीति के हिसाब से किया गया था, क्योंकि लेनिनग्राद ओब्लास्ट रूस के लिए रणनीतिक, सैन्य और आर्थिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये रूस को यूरोप, बाल्टिक सागर और आर्कटिक मार्ग से जोड़ने वाला मुख्य द्वार है। लेनिनग्राद ओब्लास्ट की सीमा फिनलैंड और एस्टोनिया के साथ भी मिलती है। नाटो देशों के साथ रूस की अग्रिम सुरक्षा पंक्ति है यहाँ, लिहाजा रूस के लिए ये इलाका काफी अहम है, तो वहीं नाटो के लिए भी।
क्योंकि इस इलाके में रूस की बाल्टिक फ्लीट तैनात रहती है। सेंट पीटर्सबर्ग और लेनिनग्राद ओब्लास्ट के तटीय क्षेत्र में रूस की नौसेना की बाल्टिक फ्लीट के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बेस है। यह क्षेत्र बाल्टिक सागर के जरिए रूस के मुख्य भूभाग और उसकी मुख्य भूमि से कटे हुए हिस्से कैलिनिंग्राद के बीच हवाई और समुद्री संपर्क बनाए रखने के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करता है। ओब्लास्ट में रूस के सबसे बड़े व्यापारिक बंदरगाह शामिल हैं। ओब्लास्ट में उस्तलुगा, प्रिमोर्स्क और बायबोर्ग बंदरगाहों के जरिए रूस अपने कच्चे तेल, कोयले और खाद्यान्न का एक बड़ा हिस्सा वैश्विक बाजारों में निर्यात करता है। यही वजह है कि यूक्रेन ने इस इलाके को टारगेट किया है, जिससे रूस को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाया जा सके। ये इलाका नॉर्डिक देशों और रूस के आंतरिक हिस्सों के बीच रेलवे, राजमार्ग और जल मार्ग का एक प्रमुख जंक्शन है। ये रूस के उत्तर पश्चिमी संघीय जिले की पूरी रसद व्यवस्था को नियंत्रित करता है। लिहाजा रणनीतिक और आर्थिक रूप से लेनिनग्राद ओब्लास्ट इलाका काफी अहम है। यही वजह है कि यूक्रेन ने इस इलाके को हमला करने के लिए चुना है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि यूक्रेन की डिफेंस फोर्सेस ने बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल करते हुए रशिया के लेनिनग्राद ओब्लास्ट के उस उगा पोर्ट पर एक बड़ा हमला किया है और वहाँ पर एक ऑयल प्रोसेसिंग फैसिलिटी को टारगेट किया है। उस उगा पोर्ट रशिया का बाल्टिक सी में स्थित सबसे बड़े पोर्ट्स में एक है और ये रशिया के द्वारा जो ऑयल और गैस का एक्सपोर्ट किया जाता है उसके एक बड़े टर्मिनल के तौर पर कार्य करता है। जिस तरह का दावा यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कर रहे हैं वो शायद ही कभी पूरा कर सकते हैं, क्योंकि रूस महाशक्ति है और वो पिछले 4.5 साल से यूक्रेन के साथ साथ नाटो देशों के हथियारों को भी धूल में मिला रहा है, जिससे उसकी शक्ति का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेनिनग्राद का यह इलाका रूस की नेवी के बाल्टिक फ्लीट के कंट्रोल में आता है। बाल्टिक फ्लीट बेहद ही ताकतवर है। बाल्टिक फ्लीट में लगभग 75 से अधिक पोत शामिल है। इसमें अस्थायी रूप से 2 डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां हैं। बाल्टिक फ्लीट में लगभग 30 प्रमुख और छोटे सतह के लड़ाकू जहाज शामिल हैं। इसमें प्रमुख लैंडिंग शिप और एयर कुशन क्राफ्ट मौजूद है। हालांकि कुछ हिस्से ब्लैक सी में भी सक्रिय रहे हैं। लगभग 25 गश्त और माइन वॉरफेयर पोत भी बाल्टिक फ्लीट का हिस्सा है। बाल्टिक फ्लीट का मुख्य अड्डा कैलिनिंग्राद है। यहाँ इस्कंदर मिसाइलें और परमाणु हमले की क्षमता जैसी सामरिक बुनियादी ढांचा भी मौजूद है। कैलिनिंग्राद रूस से सैकड़ों किलोमीटर दूर पोलैंड और लिथुआनिया के बीच स्थित है। ये 15,100 वर्ग किलोमीटर का एक छोटा भूभाग है, लेकिन रणनीतिक लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। कैलिनिंग्राद का क्षेत्र रूस के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। पोलैंड और लिथुआनिया के बीच स्थित कैलिनिंग्राद पर रूस का नियंत्रण है। हालांकि ये रूस की मुख्य भूमि से कटा हुआ है। नाटो और पश्चिम देशों को लगता है कि पुतिन इस क्षेत्र का इस्तेमाल यूरोप पर हमला करने के लिए कर सकते हैं। इस रणनीतिक एनक्लेव का इस्तेमाल करके रूस स्वाल्की गैप पर भी कब्जा कर सकता है। करीब 60 मील चौड़ी ये दुर्गम भूमि पट्टी बाकी नाटो देशों को बाल्टिक देशों से जोड़ती है। कैलिनिंग्राद नाटो के देशों की गले की फांस बन चुका है, क्योंकि रूस लगातार यहाँ हथियारों का जमावड़ा कर रहा है। कैलिनिंग्राद न्यूक्लियर अड्डे पर करीब 100 एटम बम होने का दावा किया गया है। कैलिनिंग्राद छोटा होने के बावजूद रूस के लिए बेहद रणनीतिक महत्व रखता है। इससे रूस को बाल्टिक सागर तक सीधी पहुंच मिल जाती है।
कालिनिनग्राद यूरोप के सबसे सैन्यीकृत हिस्सों में से एक है। ऐसे में ये क्षेत्र सैन्य लिहाज से रूस के लिए बहुत ज्यादा महत्व रखता है। सोवियत संघ के जमाने में अमेरिका के साथ तनाव कोल्ड वॉर के दौरान शुरू हुआ था और तभी से ही अमेरिका रूस की घेराबंदी में जुटा हुआ है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद से यानी 1945 से ही कालिनिनग्राद रूस के पास है और तभी से रूस के कब्जे वाला ये हिस्सा अमेरिका को खटकता है। टीम न्यूज़ नेशन।